ऑलराइट। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो डिस्कस किया था मैं उसको ब्रीफली रिकैप कर देता हूँ कि हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या चीज़ें पढ़ी थी और अब हम उसमें क्या एडिशंस करने वाले हैं। सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मैनीफोल्ड्स को, कि मैनीफोल्ड्स क्या होते हैं और हमें जनरल रिलेटिविटी में उसकी क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हमारी स्पेस टाइम खुद एक 4 डायमेंशनल मैनीफोल्ड है। सो देन हमने इस पे कुछ स्ट्रक्चर्स ऐड किए थे। जैसे हमने इसके ऊपर वेक्टर्स ऐड किए थे, वन फॉर्म्स ऐड की थी, टेंसर्स को स्टडी किया था और देन कुछ जनरल कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस की थी। सो अगर जैसे आप लोगों को याद हो तो हमने हमने वेक्टर्स मैनिफोल्ड पे इस तरीके से डिफाइन किए थे कि आपके पास कोई वेक्टर है, उसको हम um, कोई कर्व है उसको हम इस लैम्डा के जरिए पैरामीटराइज कर रहे हैं और देन उसके जो बेसिस वेक्टर्स हैं वो कुछ कुछ ये आपके पास बनते हैं। सो बेसिकली ये हमने एक वेक्टर की डेफिनेशन हमने की थी। सो ये जो चीज़ है ये आपके पास कंपोनेंट्स हैं वेक्टर्स के, और ये जो है ये आपके पास बेसिस है। इसी तरीके और हमने कहा था कि जितने भी ये जो वेक्टर्स होते हैं टेंजेंट स्पेसेस का पार्ट होते हैं, और जो टेंजेंट स्पेस होती हैं वो सो बेसिकली ये टेंजेंट वेक्टर्स हैं और टेंजेंट वेक्टर्स खुद मिलकर वेक्टर स्पेस बनाते हैं, और उस वेक्टर स्पेस को हम लोग अब यहाँ पर टेंजेंट स्पेस का नाम देते हैं। So tangent space is like a flat space around a point. So let's suppose कि आपके पास ये कोई मैनीफोल्ड है और यहाँ पर कोई पॉइंट पड़ा हुआ है, इसके गिर्द ये एक टेंजेंट स्पेस है आपकी। इसी तरह यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसके गिर्द ये एक टेंजेंट स्पेस है। यहाँ पर एक पॉइंट है, इसके गिर्द ये एक टेंजेंट स्पेस है। सो इस वेक्टर स्पेस को हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं टेंजेंट स्पेस का, और कलेक्शन ऑफ टेंजेंट स्पेसेस कॉल्ड अ टेंजेंट बंडल। सो ये सारी चीजें हम लोग लास्ट टाइम देख चुके थे। देन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज हम लोगों ने डिस्कस की थी, वो ये कि जब भी हम मैनीफोल्ड का जिक्र करेंगे या जनरल रिलेटिविटी में हम लोग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी नहीं करते एज सच। हम उनका एक मोर जनरल केस स्टडी करते हैं, क्योंकि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन तो सिर्फ लीनियर इक्वेशंस हैं, एक लीनियर सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। हम यहाँ पर जनरल कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस को डिस्कस करते हैं, मतलब कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती हैं। जनरल कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। सो आपके पास कोई फंक्शन अल्फा, कोई कोई कोऑर्डिनेट्स अल्फा है, और आप कोई अनबार्ड सिस्टम है और आप वहां से किसी बार्ड सिस्टम में जा रहे हैं सिर्फ। सो हम बेसिक, और इसमें हमारे पास कंडीशन ये होती है कि जो फंक्शन होते हैं सिर्फ स्मूथ होते हैं, बाकी हमें यहाँ पर और कोई किसी चीज़ से गरज नहीं है कि क्या है, बस ये फंक्शन स्मूथ होने चाहिए ताकि हम मैनीफोल्ड्स के ऊपर मैनीफोल्ड्स के ऊपर एटलस और चार्ट्स वगैरह ड्रॉ कर सकें, और देन वो ट्रांसपोर्ट हो सके, एक एक पूरी मैनीफोल्ड को कवर किया जा सके, उसके ऊपर मुख्तलिफ तरह के काम किए जा सकें। सो ये जो जनरल कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है ये कार्टेशियन से पोलर भी हो सकती है, ये कार्टेशियन से स्फेरिकल में भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है। बस कंडीशन ये है कि उसको स्मूथ होना चाहिए, या जितने डिग्री ऑफ डेरिवेटिव्स आप एज्यूम कर रहे हैं उसको वहां तक रहना चाहिए। और अगर ये मिन्काउस्की स्पेस टाइम में आप काम कर रहे हैं और ये फर्स्ट ऑर्डर के अंदर है, तो डेफिनेटली ये जनरल कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। सो इसको ऐसे देखते हैं कि ये लेट्स सपोज कि आपके पास कोई वेक्टर वी है, उसको अभी हमने डिफाइन किया है डी एक्स एल्फा ओवर डी लेमडा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स एल्फा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू, ये इसके कंपोनेंट्स हैं तो इसको मैं v ऑफ अल्फा लिख देता हूँ, और ये बेसिस वेक्टर को ऐसे लिख देता हूँ। अब ट्रांसफॉर्मेशन चाहे लॉरेंट्स हो चाहे जनरल ट्रांसफॉर्मेशन हो, मतलब इस बात का ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये वेक्टर रहेगा इनवेरिएंट। सो इसके सिर्फ इसके कंपोनेंट्स
और इसके बेसिस वेक्टर ट्रांसफॉर्म होंगे, लेकिन ये वेक्टर चेंज नहीं होगा। हर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये वेक्टर सेम रहेगा। सो लेट्स सपोज के वी अल्फा, मतलब किसी बार सिस्टम के अंदर वी अल्फा बार और पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स अल्फा बार। सो एल्फ ये आपके पास बेसिस और कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, लेकिन वेक्टर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो वो सेम रहता है, ये जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। और ये कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही हैं चीजें? सो लेट्स सपोज के आपके पास वी अल्फा बार है। इट्स आपने वी अल्फा से वी अल्फा बार में जाना है, तो आपको यहाँ पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स चाहिए। पहले हम लगाते थे यहाँ पर कोई लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, और अब हम यहाँ पर एक जनरल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो वो हम लोगों ने पहले क्लासेस में देखा होगा कि उस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। इसी तरीके से इसी तरीके से बेसिस को अगर हम लिखना चाहें, और बेसिस और कंपोनेंट्स हमेशा एक दूसरे के इनवर्स वे में ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा पार्शियल एक्स अल्फा। तो ये जो दोनों चीजें हैं, ये असल में एक दूसरे के इनवर्सेस हैं। सो विच इज एन इंडिकेशन कि ये वाली जो चीज है ये एग्जैक्टली इसी के बराबर आएगी। देयर विल बी नो डिफरेंस एट ऑल। अच्छा, यहाँ पर मैं एक नोटेशनल चीज डिस्कस करना चाहूंगा। वो ये कि ये जो टर्म है पार्शियल और पार्शियल एक्स अल्फा, ये इतना ज्यादा इस्तेमाल होती है कि इसको बार बार लिखना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है लेंथी इक्वेशंस में। इसके लिए एक शॉर्ट नोटेशन मौजूद है, पार्शियल अल्फा। सो यहाँ पर अगर ये चीज अल्फा लिखी हो यहाँ पर, तो इस बात का मतलब है कि ये चीज असल में इसके बराबर है, एक्स अल्फा के, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स अल्फा। तो ये, और इसी तरह अगर यहाँ पर आप पार्शियल अल्फा बार लिख रहे हैं, तो देन इट्स मीन कि पार्शियल और पार्शियल एक्स अल्फा बार। क्लियर? ये चीजें हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, इनमें कोई कोई कंफ्यूजन? सो दैट्स व्हाई मैंने इन पे बहुत ज्यादा नहीं एलेबोरेट किया, क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं चीजें सारी। बट अगर क्वेश्चन है तो बता दें। ऑलराइट, अब हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट टास्क करना है, और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है आज के लेक्चर में। सो प्रॉब्ली आज के लेक्चर में हम पहली बार कर्वेचर का नाम सुनेंगे, या एक तरह से हम लोग वाकई साबित करेंगे, या ये कह लें कि हम पॉइंट आउट करेंगे कि कर्वेचर नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है। और उसके लिए हमें डिस्कस करना है मैट्रिक को, मैट्रिक मैनीफोल्ड पे। सो लेट्स सी कि मैट्रिक होता क्या है। हमें पता है, हमने जैसे पहले भी डिफाइन किया हुआ, मैट्रिक इज, सो बेसिकली इट इज अ सिमेट्रिक नॉन डिजेनरेट जीरो टू टेंसर। पहले हम लोग इसको ऐसे डिफाइन करते आ रहे थे कि मैट्रिक इज अ सिमेट्रिक जीरो टू टेंसर। अब मैंने यहाँ पर एक और डॉट ऐड कर दिया नॉन डिजेनरेट का, और वो भी अभी क्लियर हो जाएगा आपको कि वो क्यों ऐड किया है। सो जहाँ तक सिमेट्रिक का ताल्लुक है, आपको पता है सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि अगर मैं इसके इंडिसेस को इंटरचेंज भी कर दूं, तो मैट्रिक के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि मैट्रिक का जो डिटर्मिनेंट है ये नॉन जीरो है। ये हम रिक्वायर इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इनवर्स लेना होता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर मैट्रिक का इनवर्स लेना है, मतलब ये बेसिकली इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हमें बहुत सारी जगहों पर मैट्रिक का इनवर्स लेना है, इंडेक्स को, या इवन के इंडेक्स को रेज या लो करने के लिए हमें इनवर्स लेना पड़ता है। सो हम रिक्वायर करते हैं कि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो आए। अगर वो जीरो आएगा तो फिर आप उसका उस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर इनवर्स नहीं ले सकते।
सो इसलिए ये मेक श्योर करना लाजमी होता है। यूजली हमारे पास जितने भी मैट्रिक एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे नॉन डीजेनरेट ही होते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनमें आपके पास मैट्रिक डीजेनरेट आ जाता है और कुछ पॉइंट्स प्रॉब्लमेटिक होते हैं। सो फिर हम उन पॉइंट्स को मुख्तलिफ तरीकों से कैटर करते हैं। और बहरहाल बहरहाल हर वक्त ऐसा नहीं होता कि आपके पास मैट्रिक हमेशा नॉन डीजेनरेट आए, वो डीजेनरेट भी हो सकता है। और 0 2 टेंसर का आपको पता है कि कोई भी ऐसा टेंसर जो दो वेक्टर्स लेता है और आपको एक एक रियल नंबर प्रोवाइड कर देता है। बाकी मैट्रिक की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सो बेसिकली इस 0 2 का मतलब ये है कि ये मैट्रिक आपके पास दो वेक्टर्स ले रहा है और देन इनका डॉट प्रोडक्ट ये आपको कोई रियल नंबर दे देगा। और इसी तरीके से अगर ये दोनों वेक्टर सेम होंगे तो ये आपको मैट्रिक वेक्टर की लेंथ प्रोवाइड कर देगा, जिसको हम नॉर्म का नाम भी देते हैं, नॉर्म और लेंथ। इसके अलावा हम मैट्रिक इसके अलावा हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर सकते हैं मैट्रिक के थ्रू, जिसको हम लाइन एलिमेंट कहते हैं। सो इस मैट्रिक को इस्तेमाल करके हम लाइन एलिमेंट भी डिफाइन कर सकते हैं। सो डी एस स्क्वेयर इज इक्वल टू जी अल्फा बीटा डी एक्स ऑफ अल्फा डी एक्स ऑफ बीटा। सो ये बेसिकली ये लाइन एलिमेंट आपको इसको इन्फिनिटेसिमल डिस्टेंस भी कहा जाता है। तो ये लाइन एलिमेंट असल में करता क्या है, ये आपको इन्फिनिटेसिमल डिस्टेंस देता है दो नेबरिंग पॉइंट्स के दरमियान। सो लेट्स सपोज के यहाँ पर आपके पास कोई भी मैनिफोल्ड आ रही है, यहाँ पर दो पॉइंट्स मौजूद हैं और सो लेट्स सपोज ए और बी। ये डी एस आपको आपको इन इसके ऊपर दो वेक्टर्स की कोई मुख्तलिफ दो वेक्टर्स आप ड्रॉ कर सकते हैं और उन वेक्टर्स के थ्रू दो वेक्टर्स दो डिफरेंट टेंजेंट स्पेसेस का पार्ट है। बहरहाल ये इनके थ्रू आपको ए से बी तक ए से बी तक का लाइन एलिमेंट बता रहा है, एक इन्फिनिटेसिमल डिस्टेंस बता रहा है। इसको इसके लिए इन्फिनिटेसिमल डिस्टेंस का वर्ड भी यूज होता है, बट इसको लाइन एलिमेंट एक ज्यादा प्रॉपर टर्म है। ये बिल्कुल ऐसी है जिस तरह आप इसमें फिथागोरस थ्योरम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो दिस इज ए, दिस इज बी, सॉरी, एंड दिस इज सी। सो यहाँ पर आप कहते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो सी सी बेसिकली सी डिस्टेंस है इन पॉइंट्स ए और बी का। सो सी भी एक लाइन एलिमेंट है यहाँ पर। और ये आपके पास 2D यूक्लिडियन स्पेस के अंदर लाइन एलिमेंट है। सो फिथागोरम इज जस्ट लाइन एलिमेंट, नथिंग एल्स। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई बात समझ में ना आ रही हो? नो सर। ओके, सो अब हम थोड़ा सा इन चीजों को अपग्रेड करना शुरू करते हैं और पहले ये देखते हैं कि आखिर मैट्रिक हमारे लिए अब इतना अहम क्यों है। ये जो हमने पहले सारी मैथमेटिक्स डेवलप की है और फिर ये अब दोबारा से मैट्रिक को डिस्कस करने लग शुरू हो गए। सो अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास मैट्रिक फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अहम क्यों है। वाई मैट्रिक इज यूजफुल, ठीक है, उसकी जो भी मैथमेटिक्स है वो जो भी हम लोग वहां से निकाल सकते हैं वो तो सब कुछ है ही है। सो लेट्स सी के क्या क्या चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं। पहले एक ट्रिवियल चीज तो ये है कि आपको पता है कि मैट्रिक को इस्तेमाल करके आप दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं और वो प्रोडक्ट आपको रियल नंबर देते हैं। तो दैट्स प्रेटी ट्रिवियल चीज। लेकिन मैट्रिक असल में इसके अलावा बहुत बहुत क्रूशियल प्रॉपर्टीज आपको आपके स्पेस टाइम की बताता है। इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज मैं सिर्फ स्टेट करूंगा और हम आने वाले लेक्चर्स में उनको डिस्कस करेंगे। और चंद एक प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनको हम अभी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो सो इट्स सप्लाइज। सो सबसे पहली चीज ये कि इट
implies a notion of past and future। मैट्रिक असल में आपको किसी भी चीज के पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में बताता है, और इस चीज को हम कॉजल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, या इस चीज को हम स्पेस टाइम का कॉजल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। सो बेसिकली मैट्रिक आपको मैनिफोल्ड या स्पेस टाइम के कॉजल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है कॉजल स्ट्रक्चर? और ये कैसे आपको बताता है? आप बेसिकली आप हमें पता है कि जो लाइट की प्रोपेगेशन होती है किसी भी इंटरवल, सो उस लाइट की प्रोपेगेशन जिस लाइन के अलोंग होती है, सो लेट्स सपोज कि ये लाइंस है जिन पे लाइट ट्रेवल कर रही है, इन लाइंस के अलोंग जो इंटरवल होगा वो आपके पास जीरो होगा। ये इंटरवल जीरो होने का मतलब ये है कि ये मैट्रिक आपको जीरो प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर ये जीरो कहीं हवा में से उठ के नहीं आ गया, लेकिन ये मैट्रिक आपको इस लाइन के ऊपर जीरो प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इसी तरीके से ये मैट्रिक इस यहाँ से आपने अपना एक रेफरेंस बना लिया, एक लाइट कौन बन गई है। अब आपको पता है यहाँ पर कि वो जितने भी इवेंट्स जो इस कोन के नीचे वाले हिस्से में आ रहे होंगे वो आपके पास पास्ट होंगे, और जो इसके ऊपर वाले हिस्से में आ रहे होंगे वो आपके पास फ्यूचर होंगे, और यहाँ पर जो इवेंट लाई कर रहा होगा ये आपके पास प्रेजेंट है। लेकिन जितने भी इवेंट इस रीजन में आ रहे हैं, जिनको मैं यहाँ पर ब्राउन कलर में शो या जिनको मैं यहाँ पर ग्रीन कलर में शो कर रहा हूँ, ये जो इवेंट है ये सारे के सारे कॉजली, ये सारे के सारे ए कॉजल इवेंट्स हैं। ये इवेंट्स यहाँ पर मौजूद इन ब्लू इवेंट्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। पास्ट रीजन में मौजूद ब्लू इवेंट्स फ्यूचर रीजन में मौजूद ब्लू इवेंट्स को अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस रीजन में, इस फॉरबिडन रीजन में मौजूद इवेंट्स आपको आपको इफेक्ट नहीं कर सकते। सो बेसिकली ये ब्लू और ग्रीन इवेंट्स जो हैं ये एक कॉजल इवेंट्स हैं। सो मैट्रिक आपको असल में ये बताता है कि कौन से इवेंट्स आपके पास कॉजली कनेक्टेड है, कौन से इवेंट्स आपके पास ए कॉजल हैं। और जब भी हम स्पेस टाइम की डायनामिक्स और एवोल्यूशन को डिस्कस करते हैं तो हमारी को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं खुद को कि हमने सिर्फ कॉजली कनेक्टेड इवेंट्स को ही डिस्कस करना है। हम प्रोहिबिट करते हैं ए कॉजल टाइप की चीजों को। सो दैट्स वाई मैट्रिक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आपको आपके स्पेस टाइम की कॉजल स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट एक दफा डिस्कस किया था जब हम लोग लाइट कोन्स को डिस्कस कर रहे थे, लेकिन वहाँ हमने मैट्रिक के बारे में बात नहीं की थी। लेकिन ये एक ट्रिवियल चीज है कि सारी बातें हम लोग मैट्रिक से कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं डायनामिक्स या एवोल्यूशन की, तो असल में उससे मुराद ये होती है कि अगर जैसे ये दो पॉइंट्स भी आपके पास, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, कोई इनके लेंथ होगी, कोई टाइम होगा, देन इसकी कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। आपने वो प्रॉपर्टीज निकालनी कैसे है, वो कंप्यूट कैसे करनी है, सो वो आप डेफिनेटली वो आप मैट्रिक के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। मैट्रिक आपको रियल नंबर प्रोवाइड करता है, और वो बाकी उसको हम स्टफ प्रोवाइड करते हैं, वेक्टर्स, वन फॉर्म्स, वो जो भी चीजें हमने डिस्कस की हुई ऑलरेडी। ओके, सो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो है, इट हेल्प्स इन द computation of path length and proper time। इस बात का मतलब यह है कि अगर आपके पास अगेन यहाँ पर कोई मैनिफोल्ड मौजूद है, और ये आपके पास दो पॉइंट्स आ रहे हैं ए और बी, इनके दरमियान जो लेंथ है, बेसिकली अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये जो लेंथ होगी इस कर्व की, ये आपके पास ये पाथ लेंथ है इसकी। सो ये पाथ लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो आप इन दो पॉइंट्स का लाइन एलिमेंट लेते हैं, उससे इंटीग्रेट कर देते हैं इन दो पॉइंट्स पर,
ये आपको मिल जाता है, यहाँ पर इसकी पाथ लेंथ मिल जाती है। और इसी तरीके से हमने देखा है कि जो ये आपके पास प्रॉपर टाइम होता है या ये नेगेटिव स्क्वायर रूट होता है लाइन एलिमेंट का। और अभी हमने डिफाइन किया कि जो डी एस स्क्वायर आपके पास है वो असल में बराबर है जी अल्फा बीटा डी एक्स अल्फा डी एक्स बीटा। सो डी एस आपके पास आ जाएगा सो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं दो पॉइंट्स के ऊपर, ये आपको इसकी लेंथ प्रोवाइड कर रहा है। तो असल में आपको मैट्रिक का स्क्वायर रूट लेना है और इसको इंटीग्रेट करते हैं। अच्छा, यहाँ तक समझ आई बात सबको? जी सर। लेकिन अभी अब यहाँ पर आप एक चीज पॉइंट आउट कर सकते हैं। अगर मैं कोई टर्म ऐसे लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। जी, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। यस सर। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, किसके लिहाज से करेंगे? मैंने तो डिफरेंशियल स्पेसिफाई ही नहीं किया। हम्म। हाँ जी। ये कैसे इंटीग्रेट हो रही है टर्म? मैंने तो बताया ही नहीं कि इसको इंटीग्रेट करना किसके लिहाज से है या किस पाथ के अलोंग करना है। सर डीएक्स के हिसाब से होगा इंटीग्रेट। नहीं, लाजमी तो नहीं है। मैं यहाँ पर डी वाई लिख देता हूँ, इससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं दोनों लिख देता हूँ। अब ये इंटीग्रेट नहीं हो सकता, अभी भी हो सकता है। डेफिनेटली मतलब ये है कि यहाँ पर डबल इंटीग्रल है। सो बेसिकली जब भी आप इंटीग्रेट करते हैं आपको अपना कोई ना कोई पाथ स्पेसिफाई करना पड़ता है। यहाँ पर अभी हमने इसका पाथ नहीं स्पेसिफाई किया, हमने कहा है कि दो वेक्टर्स हैं। सो बेसिकली आपने दो पॉइंट्स का लेंथ कैलकुलेट करने हैं ए से बी तक, लेकिन किस पाथ के लॉन्ग कर रहे हैं, वो पाथ कौन सा है। सो देन वो पाथ फिर आपको किसी पैरामीटर के थ्रू स्पेसिफाई करना पड़ता है। यहाँ पर हमारा जो पाथ है वो डेफिनेटली हम जो यूएल पैरामीटराइजेशन करते हैं, हम कोई आर्बिट्ररी पैरामीटर लेमडा लेते हैं। बेसिकली अब यहाँ पर हम अपने पाथ को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये जो कर्व है, ये जो फंक्शन है, ये पैरामीटराइज हुआ हुआ है किसी पैरामीटर लैम्डा के थ्रू। यहाँ पर भी डी लैम्डा लगा दें और यहाँ पर भी डी लैम्डा लगा दें। बेसिकली अब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं इस पैरामीटर डी लैम्डा के थ्रू। अब ये इंटीग्रेट हो सकता है। अब ये असल में आपके पास यहाँ पर टेंजेंट वेक्टर्स बने हैं। पहले ये खाली जो डी एक्स और डी अल्फा है, ये जो चीज आपके पास, ये कुछ भी नहीं बता रही आपको, ये सिर्फ कंपोनेंट्स के डिफरेंशियल्स हैं। लेकिन किसके लॉन्ग है, ये वेक्टर्स नहीं है। वेक्टर्स के बेसिकली ये चीज टेंजेंट वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। ये आपके पास टेंजेंट वेक्टर्स के कंपोनेंट्स है। लेट मी से कि अगर मैं इसको टी अल्फा कह देता हूँ, इसको मैं टी बीटा कह देता हूँ, अब ये आपके पास टेंजेंट वेक्टर्स बने हैं। उससे पहले ये टेंजेंट वेक्टर्स नहीं थे। ये चीज हम लोगों ने कुछ लेक्चर्स पहले 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 डिस्कस की थी। और अब यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आपका चूंकि मैनीफोल्ड, आपकी आपकी एक आर्बिट्ररी मैनीफोल्ड है और डेफिनेटली आपने इसको वेक्टर्स प्रोवाइड करने हैं। यहाँ पर आप हर पॉइंट के ऊपर आपके वेक्टर्स ऑटोमेटिकली तब्दील हो रहे हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पर एक वेक्टर ये आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में जा रहा है। हर पॉइंट के ऊपर आपके वेक्टर्स चेंज हो रहे हैं, उनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसका मतलब यह है कि फिर कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक एलिमेंट भी चेंज हो रहा होगा। अब मैट्रिक एलिमेंट यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। अगर ये फ्लैट स्पेस टाइम होती तो फिर, और आपने इन दोनों के लेना होता,
हम मेरे पास मैट्रिक हमेशा -1 1 1 1 रहता। लेकिन ये एक आर्बिट्ररी मैनिफोल्ड है, इसके अंदर ये बिल्कुल फ्लैट नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ पर मैट्रिक आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा। सो लेट्स सपोज जैसे सो मुख्तलिफ पैचेस के ऊपर मैट्रिक भी मुख्तलिफ होगा, और इसका मतलब फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जो मैट्रिक है यहाँ पर वो असल में आपके कोऑर्डिनेट का फंक्शन है। सो ये जो चीज हम लिख रहे हैं जी अल्फा बीटा, अब हमने इसको और ज्यादा जनरलाइज कर दिया है। ये डिपेंड कर रही है आपके इन कोऑर्डिनेट्स में। जैसे ये चेंज होते हैं वैसे आपका जी अल्फा बीटा भी चेंज हो जाता है, तो मैट्रिक भी यहाँ पर कांस्टेंट नहीं रहता, ये पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता है। और इसीलिए हम उसको और हम उसको किसी कर्व के थ्रू पैरामीटराइज कर रहे हैं, तो फिर हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसको इंटीग्रेट करके उसकी लेंथ निकाल सकते हैं। तो ये जो सारी मैंने यहाँ पर मशीनरी लिखी है ये वाली, इस सारी का मतलब यही है कि आपके पास आपने बेसिकली किसी वेक्टर की लेंथ निकालनी है। आप टी अल्फा टी बीटा क्या कैसे निकालेंगे? आप इसको इसके ऊपर कोई मैट्रिक ऐड करवाएंगे, या ये कह लें कि आप इस जी को दो वेक्टर्स दे रहे हैं, एक टी दे रहे हैं और एक टी दे रहे हैं। अब देन हमें पीछे वाली बैकअप मशीनरी पता है कि आपने इस टी को डिफाइन कैसे किया हुआ है। आपने इस टी को किसी सरफेस के ऊपर एक कर्व के थ्रू डिफाइन किया हुआ है, और उस कर्व के ऊपर कोई कोई सरफेस है, उसके ऊपर कोई कर्व पड़ी हुई है, उस कर्व के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ किए और वो आपको देन वहां से लेंथ मिल रही है। तो ये पूरा स्टफ हम लोग पीछे किसी लेक्चर में बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, टेंजेंट वेक्टर्स को डिस्कस करते हुए। सो बहरहाल, और जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं मैट्रिक की वो डेफिनेटली सेटिस्फाइड रहेंगी कि आप इसके इंडेक्स को लो कर सकते हैं मैट्रिक अप्लाई करके, आप इंडेक्स को रेज करवा सकते हैं। और इसी तरीके से मैट्रिक और ये रेजिंग और ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस होते हैं। आप ये इनको एक दूसरे को प्रैक्ट करवाएं तो ये आपको क्रोनिका डेल्टा देते हैं। सो ये प्रॉपर्टीज इसकी होल्ड करती हैं, चाहे आप फ्लैट स्पेस टाइम में हो चाहे किसी आर्बिट्ररी मैनिफोल्ड में हो। क्लियर? कोई क्वेश्चन? नो सर। तो समझ में आ रही है नो चीजें? सर। जी सर। अब आपको ना मतलब बड़ा ही अटेंटिव हो के पिछले अब सारे लेक्चर्स को जहन में रखना पड़ा करेगा, अब खासकर पे अगले 5 लेक्चर्स में, क्योंकि अब हम उन सबको इस्तेमाल करके फाइनली आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस की तरफ जा रहे हैं और बस कर्वेचर को डिफाइन करने के एज पे खड़े हुए हैं। तो अब हमें वो सारे कॉन्सेप्ट चाहिए जो हमने पिछले 22 लेक्चर्स में पढ़े हैं। सो दैट्स वाई मैं बहुत सारी चीजें बिल्कुल यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं अब क्या करूंगा, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि उनकी जरूरत है डिस्कस करने की, तो देन जस्ट लेट मी नो। फिर मैं ठीक। दोबारा मैट्रिक दो पॉइंट्स के दरमियान आपको सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। मैट्रिक ऑल्सो determines the shortest distance between two points। सो मैं इसको ना यहाँ पर स्पेसिफिकली कॉमास में लिखता हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट नहीं होता बल्कि ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस भी होता है। बहरहाल वो हम देखेंगे कि क्या है। और ये इस डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि बेसिकली ये डिस्टेंस मोशन की पार्टिकल्स की मोशन के साथ, या जो टेस्ट पार्टिकल्स की मोशन के साथ लिंक होता है। हम टेस्ट पार्टिकल्स लेते हैं, सो लेट्स सपोज कोई फोटोन ले लें, वो फोटोन ट्रेवल कर रहा है किसी मैनीफोल्ड पे, और दो पॉइंट्स के बीच में उसका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा। इस डिस्टेंस के लिए अब यहाँ पर एक स्पेसिफिक वर्ड है जिसको हम कहते हैं, जिसको हम जियोडेसी कहते हैं। आप लोगों ने शायद जियोडेसिक का वर्ड कहीं ना कहीं सुना हो। आमतौर पर जियोडेसिक से मुराद ये जियोडेसिक का मतलब ये होता है कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्ट कि दो जो लाइंस हैं वो सीधी नहीं होती हैं बल्कि वो कर्व्ड होती हैं। दो आप कभी भी दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ नहीं कर सकते, वो हमेशा एक दूसरे के जियोडेसिक्स होंगे। सो बेसिकली ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, लेकिन
किसी आर्बिट्ररी मैनिफोल्ड पे लाजमी नहीं कि स्ट्रेट लाइन हो, सो दैट विल बी कर्व्ड। तो इसको हम जियोडेसी कहते हैं, इसकी एक स्पेसिफिक इक्वेशन भी होती है। इसको हम लोग अगले किसी लेक्चर में डिराइव करेंगे इस इक्वेशन को। सो इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जनरल रिलेटिविटी के राउट में। बहरहाल आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक के थ्रू हम जियोडेसिक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो असल में किसी आर्बिट्ररी मैनिफोल्ड के ऊपर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होते हैं। अब हम यहाँ पर इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट का नाम नहीं देते, सो आप रफली ये कह सकते हैं कि इट्स ए जनरलाइजेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऑल हम यहाँ पर जितनी भी चीजें करते आ रहे हैं वो सारी की सारी जनरलाइजेशन ही हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ फ्लैट स्पेसेस में या कह सकते हैं कि फ्लैट स्पेस टाइम में होती है। लेकिन यहाँ पर आपके पास किसी भी तरह का स्पेस टाइम हो सकता है, किसी भी तरह की सरफेस हो सकती है। अच्छा, सब ये बहरहाल ये और अगली दो जो प्रॉपर्टीज हैं इनको हम डेफिनेटली अगले लेक्चर्स में देखेंगे, ये अभी इतनी ज्यादा क्लियर नहीं होंगी। अ, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैट्रिक की ये है कि मैट्रिक इज एक्चुअली द जनरल रिलेटिविस्टिक एनालॉग ऑफ न्यूटोनियन ग्रेविटेशनल फील्ड फाई। सो यानी कि आप फाई गेट्स जनरलाइज्ड टू मैट्रिक। अब मुझे अभी ये आइडिया नहीं कि आप लोगों को फाइव फाइव बेसिकली कोई भी स्केलर फील्ड है। सो आई हैव नो आइडिया कि आपने ईएमटी वगैरह में स्केलर फील्ड्स को कितनी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। बहरहाल मैं एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि स्केलर फील्ड का जो आप ग्रेडियंट लेते हैं सो ये आपको फोर्स देता है, नेगेटिव ग्रेडियंट। सो बेसिकली इसी तरीके से अगर ये फाइव ग्रेविटेशनल फील्ड हो तो इसका ग्रेडियंट आपको ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसको आप यहाँ पर एफ जी कह रहे हैं। सो ये इसको हम न्यूटोनियन ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। और देन कुछ आगे और स्टफ है, पॉइसन इक्वेशन वगैरह, लेप्लास इक्वेशन वगैरह ग्रेविटी की अपनी। सो क्लासिकल मैकेनिक्स में आपको या न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ये फाई आपको प्रोवाइड करता है एक तरह से फोर्स। और यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ये यानी कि फोर्स से मुराद ग्रेविटेशन प्रोवाइड करता है। और जनरल रिलेटिविटी में अब फाई की जगह ले लेगा मैट्रिक, और वो मैट्रिक आपको असल में फोर्स और बाकी सारा स्टेप कैलकुलेट करके देगा। हम इसको नेक्स्ट वीक के लास्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसमें हम आइंस्टीन फील्ड इक्वेशंस को डिराइव करने के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। तो वहां पर हम देखेंगे कि इस फाइल से हम कैसे ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। बारह ये स्टफ आप लोगों ने ईएमटी में लाजमी डिस्कस किया होगा, जहां पर आप कोई स्केलर फील्ड डिफाइन करते हैं, कोई स्केलर पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, और वहां से आप इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं। और देन फिर यहाँ से इसका बाकी स्टफ भी निकल आता है। So electric field or then other properties. So it's like potential. So ये basically potential है, ये gravitational potential है पाई यहाँ पर, और जिसको हम स्केलर फील्ड भी कहते हैं। So metric असल में उसकी सिर्फ एक जनरलाइजेशन है, nothing else. बट हम इसको डिटेल में देखेंगे अगले 3-4 लेक्चर्स के अंदर। और एक और प्रॉपर्टी, इसकी लास्ट प्रॉपर्टी, इसके ऊपर मैं स्टेरिस्टिक का साइन लगा रहा हूँ कि ये इतनी ज्यादा डायरेक्टली क्लियर नहीं होती, लेकिन हम आज के लेक्चर में आखिर में जाके किसी हद तक देख लेंगे कि ये एविडेंट प्रॉपर्टी है। और जो हमने मैथमेटिक्स अभी तक सारी की सारी डिफाइन की है, वहां से ये ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी निकल रही है। वो ये है कि मैट्रिक प्रोवाइड्स द नोशन ऑफ कर्वेचर। जिसके लिए हमने सारा अभी तक काम करते आ रहे हैं कि स्पेस टाइम कर्व होता है, और कर्व का मतलब है कि उसमें कर्वेचर होता है। वो कर्वेचर भी आपको मैट्रिक के थ्रू ही पता लगता है। मैट्रिक ही आपको बताता है कि उसमें
कर्वेचर मौजूद है। सो ये इतनी एविडेंट प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन हम आज का पूरा लेक्चर अभी इसी के ऊपर स्पेंड करेंगे और अभी फिर हम वहां से साबित करेंगे मैथमेटिकली कि भाई कर्वेचर मौजूद है। सो these are some properties, these are some usefulness of metric element। और यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे बता दें। जी, नो क्वेश्चन। यस सर, नो का। मुझे लगता है आप लोगों का आज कुछ लेना ही पड़ना है, आप लोगों के पास सवाल ही नहीं होते कोई। या तो जीआर बहुत आसान होने लग गई है या होमवर्क बहुत आसान आने लग गए हैं। तो चले, अच्छी बात है, नहीं है क्वेश्चन तो। सर कहाँ इजी होता है होमवर्क? सवाल आप लोग करते नहीं, उससे तो यही अंदाजा होता है कि आपको अब सारी समझ आ रही है। मतलब अगर चीजें मुश्किल लग रही हो फिर तो आप लोग इतने सवाल करें कि लेक्चर का भी टाइम ना मिले मुझे। ओके, लोकल इनर्शियल फ्रेम्स। हमने पहले लोकल इनर्शियल फ्रेम्स को डिस्कस किया था, आपको याद होगा एमसीआरएफ की फॉर्म में। बट हम यहाँ पर इसको जरा और जनरली डिस्कस करते हैं। सो आइंस्टाइन इक्विवेलेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड में हम हमेशा एक ऐसा लोकली इनर्शियल फ्रेम चूज कर सकते हैं जिसमें जाके हमें ग्रेविटी महसूस नहीं होती। सो इन एनी ग्रेविटेशनल फील्ड यू कैन ऑलवेज चूज टू गो इनटू अ लोकल इनर्शियल फ्रेम in which you won't feel that field of gravity। ये मुमकिन है। मैथमेटिकल इस बात का मतलब ये है कि मैनीफोल्ड के ऊपर किसी भी पॉइंट पे ये मुमकिन है कि हम फ्लैट या मनकाउस की स्पेस टाइम बना सकें। सो लेट्स सपोज के आपके पास इस बात का मैथमेटिकली मतलब ये है कि लेट्स सपोज के ये आपके पास एक मैनीफोल्ड है और यहाँ पर कोई पॉइंट है के पास, ये पॉइंट पी है। डेफिनेटली ये एक मैनीफोल्ड है, लेकिन इसमें मुमकिन ये है कि इसका ये जो नेबरिंग हुड, ये इसका जो नेबरहुड है, ये नेबरहुड हम ये कह रहे हैं कि हम इस नेबरिंग हुड को फ्लैट या मिनकाउस की स्पेस टाइम जैसा बना सकते हैं। सो अगर हमने बना लिया तो इसका मतलब इनर्शियल फ्रेम में चले गए। सो मैथमेटिकली इस बात का मतलब आप यहाँ पर ये है हमारे पास। और आज हमारा मकसद ही सारा पूरे लेक्चर का ये कि कैसे ये काम किया जा सकते हैं। सो से दिस इज मैनीफोल्ड एम, और यहाँ पर इसके आप पी के कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं। पी के कोऑर्डिनेट्स को मैं बेसिकली मैं टाइम लाइक कोऑर्डिनेट से लेना चाह रहा हूँ ताकि वो कॉजेज हूँ। सो मैं इसको म्यू बार कह देता हूँ। अभी मैं ये अभी अभी नोटेशन थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी। ये है कोऑर्डिनेट्स पी के, और ये जो इसका नेबरिंग रीजन है इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं यहाँ पर कह देता हूँ एक्स अल्फा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ रीजन सराउंडिंग पी। अब यहाँ पर आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये कोई स्पेशल कोऑर्डिनेट्स नहीं है, ये कंप्लीटली आर्बिट्रेरी कोऑर्डिनेट्स हैं। ये कुछ भी हो सकते हैं, हमने इनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई। सो आपको ये कोऑर्डिनेट्स पता है और आप असल में और ये वो कोऑर्डिनेट्स आप होना चाहते हैं। सो बेसिकली सो बेसिकली हम एक 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 ट्रांसफॉर्मेशन
हम एक ट्रांसफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहे हैं जो इस रीजन के अंदर मौजूद कोऑर्डिनेट्स को हम एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहे हैं जो इस रीजन, इस ग्रीन रीजन में मौजूद या पी के नेबरिंग रीजन में मौजूद पॉइंट्स को फ्लैट स्पेस टाइम जैसा बना दें। ये बात समझ में आई है? हम एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं जो बेसिकली जो पी के इर्द गिर्द, ये एक नॉन इनर्शियल सिस्टम है, ये कोई भी आर्बिट्रेरी मैनिफोल्ड हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पर हमने ये कहा है कि हमारी कोशिश, हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है, और आइंस्टाइन इक्विवेलेंस प्रिंसिपल भी ये कहता है कि इस पॉइंट पी के गिर्द आप एक लोकल इनर्शियल फ्रेम बना सकते हैं। लोकल इनर्शियल फ्रेम का मतलब ये है कि उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, उसका जो स्पेस टाइम होगा वो फ्लैट होगा या मिन्काउस्की होगा। अब हम ये कह रहे हैं कि इस आर्बिट्रेरी कोऑर्डिनेट्स की हम एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं जो कि फ्लैट स्पेस टाइम या मिन्काउस्की मैट्रिक्स जैसी हो, यानी कि जो फ्लैट स्पेस टाइम में आपको लेके जा सकें। सो हम असल में ये चीज फाइंड करना चाह रहे हैं कि आपके पास अगर एक्स म्यू बार मौजूद है, कोई भी पी के कोऑर्डिनेट्स हैं, आप इनकी कोई ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और वो आपको फ्लैट स्पेस टाइम में ले जाते हैं। So basically, we are looking for a sort of coordinate transformation that will make coordinates in this green region. So in this green region, the flat space-time. ये बात समझ में आई है कि हम क्या करना चाह रहे हैं? गुड, अगर आइए तो बहरहाल हम फिर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखते कैसे हैं? हमें ये भी पता है हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखने के लिए डेफिनेटली जैकोबियन को यूज कर सकते हैं। सो हम बेसिकली म्यू बार से अल्फा में जाना चाह रहे हैं। सो इसके लिए हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ये होगा। और अब हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स बीच में कुछ मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी। लेट्स सी कि हम वो कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स डू सम प्रेटी इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स। लेट्स एक्सपेंड दिस Jacobian. Let's expand this transformation matrix with Taylor series about point P. Okay, so expand इसको मैं कोई नाम दे देता हूँ इक्वेशन ए का। एक्सपैंड इक्वेशन ए in a Taylor series about point P. So basically point P आपके पास है ये। तो मैंने असल में ये बार और अनबार सिर्फ इसलिए लगाए ताकि आपको पता हो कि हम पॉइंट पे की बात कर रहे हैं या नेबरिंग रीजन की बात कर रहे हैं। और अब मैं यहाँ पर डेफिनेटली ये बात एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको टेलर एक्सपेंशन की मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों पता है। आपने एमएमपी में और कैलकुलस में इनको बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है। सो दैट्स व्हाई आई वोंट स्पेंड एनी मोर टाइम ऑन डिस्कशन अबाउट टेलर सीरीज। सो लेट्स डू टेलर एक्सपेंड। अल्फा म्यू बार, तो जो जीरो ऑर्डर टर्म होगी वो आपके पास आ जाएगी पॉइंट पी के गिर्द एक्सपेंड होके ये, प्लस देन इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और अब डेफिनेटली आपको इंडिसेस का यहाँ पर बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो ये डेरिवेटिव किसी किसी और इंडेक्स, किसी फ्री इंडेक्स गामा पे ले रहे हैं हम लोग, किसी पॉइंट पी पर कर रहे हैं, और जिस पॉइंट के गिर्द कर रहे हैं एक्स गामा,
बार माइनस एक्स, पी का जीरोथ कंपोनेंट गामा, गामा के लिहाज से, और इसी तरीके से देन इसकी जो लीडिंग टर्म के बाद सेकेंड ऑर्डर टर्म 1/2, सो बेसिकली 2 फैक्टोरियल पार्शियल स्क्वायर जे अल्फा म्यू बार ओवर पार्शियल एक्स लैम्डा। अब यहाँ पर डबल डेरिवेटिव के साथ नहीं इंडेक्सेस लिख देनी है, आपको दो डिफरेंट इंडेक्सेस चाहिए दो डबल डेरिवेटिव को शो करने के लिए। अगेन एट सम पॉइंट पी, और इसके साथ जो कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होने हैं एक्स गामा बार माइनस एक्स नॉट गामा बार एक्स लैम्डा बार माइनस एक्स नॉट लैम्डा बार प्लस सो इसमें हम लोग जो हायर ऑर्डर टर्म्स होती हैं उनको एज्यूम नहीं करते, हमें सिर्फ सेकंड ऑर्डर तक टर्म्स चाहिए होती हैं। और ये आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कि हम क्यों सिर्फ सेकंड ऑर्डर तक टेलर एक्सपेंड कर रहे हैं, हमें हायर टर्म्स क्यों नहीं चाहिए। एनी डाउट्स इन दिस एक्सप्रेशन? दिस इज जस्ट टेलर एक्सपेंशन एट सम आर्बिट्रेरी पॉइंट पी। कोई डाउट्स हैं तो अभी भी बता दें। नो? ओके। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखें कि जब मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है पार्शियल, ये मैं असल में ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये कैलकुलेशन बीच में से इसके पार्ट स्किप करता जाऊंगा और ये आपको होमवर्क में करनी होंगी। ये जो चीज़ है ये असल में यहाँ पर दोबारा से एक डेरिवेटिव है, क्योंकि आपने यहाँ पर इसको ऐसे डिफाइन किया हुआ है जे को। तो जहां पर भी आप जे का डिफरेंशियल ले रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये असल में डबल डेरिवेटिव आ रहा है जे का। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपने कैलकुलेशन करते वक्त। और मैं जब इसका फाइनल एक्सप्रेशन लिखूंगा वहां पर भी आप देखेंगे कि अचानक से मैंने डेरिवेटिव्स को डबल कर दिया है। तो उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जे में ऑलरेडी एक डिफरेंशियल मौजूद है, जो मैं जब यहाँ पर जहां पर भी जे आ रहे हैं वहां पर इंसर्ट करें तो ये जे वाले डेरिवेटिव्स एक एक टर्म ऊपर चले जाएंगे। तो बहरहाल अगला काम हमने ये करना है कि मैट्रिक को टेलर एक्सपेंड करना है सेम पॉइंट के गिर्द। एक्सपेंड मैट्रिक। अब वो कैसे एक्सपेंड करेंगे? अब वो हम इसलिए एक्सपेंड कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारा मैट्रिक असल में कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। सो जीरोथ ऑर्डर टर्म एज इट इज आ जाएगी किसी पॉइंट पी के गिर्द प्लस मैट्रिक का फर्स्ट डेरिवेटिव और किसी पॉइंट पी पे एक्स गामा बार माइनस एक्स नॉट गामा बार। इसी तरीके से मैट्रिक की का सेकंड डेरिवेटिव सॉरी पार्शियल एक्स गामा बार पार्शियल एक्स लैम्डा बार पी और देन अगेन हायर ऑर्डर टर्म्स हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। ओके, यहाँ तक आई आई गेस कि आपको चीजें क्लियर होंगी, नहीं क्लियर हैं तो मुझे बता दें। अब दोबारा से मैं एक दफा कुछ चीजें रीट्रेट कर देता हूँ कि हम करना क्या चाह रहे हैं, ताकि आपको आपको पता हो कि हमारे पास करना क्या चाह रहे हैं और हमारे पास क्या फ्रीडम है और हमने ये टेलर एक्सपेंशन लिखी क्यों है। हमें एक आर्बिट्ररी मैट्रिक दिया हुआ है। सो बात सिर्फ इतनी है कि हमें उन्होंने कहा है कि भाई ये एक मैनीफोल्ड है, इस मैनीफोल्ड का कोई मैट्रिक है जी। और अब आइंस्टाइन साहब ने ये कहा था कि इस मैनीफोल्ड पर अगर कोई पॉइंट पी है तो इस पॉइंट पी के गिर्द आप एक ऐसा रीजन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिसका मैट्रिक जी नहीं होगा ईटा होगा। तो हम सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहे हैं।
कि कैसे हम ये शो करेंगे जो जी है ये सिर्फ इस नेबरिंग रीजन में ईटा है, लेकिन बाकी किसी रीजन में ईटा नहीं हो सकता। मतलब ये पूरा रीजन फ्लैट नहीं है, लेकिन इसका जो नेबरिंग रीजन है वो ईटा हो सकता है। सो इसके लिए हमने असल में हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। सो पहले मैं दोबारा से ये बात बता देता हूँ हम करना क्या चाह रहे थे। हम बेसिकली हमें हमें कोई जी अल्फा बीटा दिया हुआ है और हम किसी उसको दूसरे सिस्टम में लेके जाना चाह रहे हैं जी अल्फा बार बीटा बार में। और हमें पता है कि ये काम कैसे करते हैं, आप लोगों ने पहले बहुत दफा ये काम किया हुआ है। ये काम किसी ना किसी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के थ्रू होगा, जैसे हाँ, चले मैं इंडेक्सेस को थोड़ा सा चेंज ही कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो हमें। यहाँ पर हम अल्फा को चेंज कर देते हैं म्यू बार से और बीटा को कर देते हैं न्यू बार से। और ये काम आप लोगों ने पहले किया हुआ है। ये बेसिकली आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्सेस हैं। या अगर आप फ्लैट स्पेस टाइम में हो तो आप इनको ऐसे लिखते थे लैम्डास की फॉर्म में, लेकिन डेफिनेटली अब हम फ्लैट स्पेस टाइम में नहीं है तो हम जनरल जैकोबियन लिख रहे हैं यहाँ पर। सो ये जनरल रिजल्ट है आपके पास जो आपके पास। सो आप इसको कह लें कि इस चीज को मैं नाम दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का। अभी हम इसको यूज करेंगे। सो ये का आपके पास जनरल रिजल्ट है। हम यहाँ पर इस जी को किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं कि ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कि फ्लैट है। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पर इसकी टेलर एक्सपेंशन की है। क्लियर हुआ पॉइंट? सर दोबारा बता दें। देखें अगर आपको कोई भी, अच्छा दोबारा से देखें इस चीज को मैं दोबारा लिखता हूँ। आपको कोई भी जी दिया हुआ है, तो से कि आपको प्रोवाइड कर दिया गया है जी अल्फा बीटा, और आपको ये कहा हुआ है कि आपने इसको लेके जाना है इस नए फ्रेम में जिसमें कोऑर्डिनेट्स म्यू बार न्यू बार है। आप डेफिनेटली इसको आप अल्फा और बीटा को मुख्तलिफ तरीकों से करेंगे ट्रांसफॉर्म। सो आप कह देते हैं कि अब आप बीटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं न्यू बार से और अल्फा को कर रहे हैं म्यू बार से। इज दैट सो? ऐसे ही करेंगे आप? जी सर। और ये जो चीज है ये आपको पता है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्सेस होते हैं जिनको हम जैकोबियन के थ्रू लिखते हैं। अब यहाँ पर मसला ये है कि ये कोई भी कोऑर्डिनेट, मतलब ये जैकोबियन कुछ भी हो सकते हैं। ये कार्टेशियन से स्फेरिकल हो सकते हैं, ये स्फेरिकल से सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, ये सिलेंड्रिकल से किसी तो और कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा सकते हैं, रिंगुलर में चले जाएं, जिसमें मर्जी चले जाएं, डजंट मैटर। लेकिन यहाँ पर रिक्वायरमेंट ये है जो हम बात कर रहे हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्सेस हैं इस नेबरिंग रीजन के अंदर, इस ग्रीन नेबरिंग रीजन के अंदर ये फ्लैट होने चाहिए। ये कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन असल में फ्लैट ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसको सो कॉल्ड लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। सो सो दैट्स व्हाई हमें यहाँ पर हमें यहाँ पर हमें टेलर एक्सपेंशन हमने की है, क्योंकि हम यहाँ पर रिक्वायर करना चाह रहे हैं कि अप टू सम ऑर्डर हम बेसिकली अभी थोड़ी देर में क्लियर होगा कि टेलर एक्सपेंशन से कैसे ये साबित हो रहा है कि ये जो इस नेबरिंग रीजन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन है ये असल में फ्लैट है या नहीं है, मुमकिन है। सो दैट्स वाई इस काम के लिए हमने इसको टेलर एक्सपेंड किया है कि हम ये चाह रहे हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है हम देखना ये चाह रहे हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन फ्लैट है या नहीं है उस नेबरिंग रीजन के अंदर। क्लियर? ओके सर, हो गया क्लियर। सो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। आपने अब करना ये है कि ये जो दोनों इक्वेशन हमने यहाँ पर लिखी हुई है इक्वेशन नंबर 1 और 2 उन्हें उठाएं और चुप करके इक्वेशन नंबर 3 में इंसर्ट कर दें। इक्वेशन नंबर 3 से मुराद है ये जो मर्जी इक्वेशन ले लें या ये ले लें या ये ले लें। और अब मैं यहाँ पर ये डायरेक्ट काम करने लगा हूँ। ये आपने इसको डिटेल से करना है, इसको एक्सपेंड करना है। मैं इसका सिर्फ फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूँ, बट ये इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये बेसिक मैथमेटिक्स है।
use equations 1, 2 in so थोड़ी सी मैथमेटिक्स करने के बाद, थोड़ा सा अलजबरा करने के बाद आपके पास ये रिजल्ट बनते हैं। ये उसकी 0th ऑर्डर टर्म आ गई। अच्छा, इसको मैं किसी और कलर से लिख देता हूँ, प्लस अब आप चूंकि इसमें अपने फर्स्ट डेरिवेटिव्स लेने और आपके पास 3 टर्म्स हैं, तो आपको असल में 3 दफा प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। पहले जे ऐसे आ जाएंगे, जे अल्फा न्यू बार, जे बीटा न्यू बार, और मैट्रिक का डेरिवेटिव प्लस पहला जे वैसे ही लिख लेते हैं, और अब जी वैसे ही आ जाएगा। और अब आपने दूसरे जे का डेरिवेटिव लेना है, लेकिन जे में ऑलरेडी एक और डेरिवेटिव मौजूद है। सो अब यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव आपको नजर नहीं आएगा, आपको यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव नजर आएगा इसका। हाँ जी। सो पार्शियल एक्स गामा बार, पार्शियल एक्स न्यू बार एट सम पॉइंट पी। इसी तरीके से इसकी तीसरी टर्म आ जाएगी, जिसमें जे बीटा और न्यू बार वाली टर्म सेम वैसी आ जाएंगी। जी अल्फा बीटा भी एज इट इज आ जाएगा, और डेरिवेटिव आप लेंगे अल्फा वाली टर्म का। लेकिन चूंकि यार उसमें भी जे है, जे के अंदर एक डेरिवेटिव और मौजूद है, सो लिहाजा यहाँ पर भी आपको सेकंड डेरिवेटिव नजर आ रहा है। सो ये आपके पास इसकी ये टर्म बन गई। और इसी तरीके से जो अगली टर्म है उसको मैं ब्लू में लिख देता हूँ। अच्छा, ये टर्म जो होगी ये मैं लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ इसकी इसकी हमें वैसी ज़रूरत नहीं है इसके अगले डेरिवेटिव लिखने की। बट आप लोग इसको एक दफ़ा लाजमी लिखिएगा, ये मैं होमवर्क में ऐड कर दूंगा, क्योंकि हमने सेकंड ऑर्डर तक तो करना ही है मैट्रिक के। सो बहरहाल ये कुछ इस तरह की टर्म बनेगी, ये इसके कॉफिशिएंट्स आ जाएंगे, और लैम्डा बार माइनस एक्स नॉट लैम्डा बार, और यहाँ पर ब्रैकेट में कोई लंबी सारी टर्म्स आ जाएंगी, वो आप लिख सकते हैं, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसी तरह की टर्म्स आएंगी जैसे मैंने ग्रीन ब्रैकेट्स में लिखे हैं। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है, इसको आप कोई नाम देना चाहते हैं नाम दे लें, लेकिन अब हम जरा इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें हमें मिल रही हैं। सर ये थर्ड वैल्यू भी तो पॉइंट पी के लिए ही है, तो आपने यहाँ पे लिखा ही नहीं। ओह सॉरी, हम असल में बस करना ये चाह रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने अब यहाँ पर लिख लिया है इस लंबी सारी इक्वेशन की सूरत में, ये फ्लैट बन सकता है। अब ये फ्लैट बन सकता है, और इसको बनाने का मतलब ये है कि हम हमारी सीधी सी एक रिक्वायरमेंट तो ये है कि अगर अगर आपके पास ये सिस्टम फ्लैट है, फिर ये जो इक्वेशंस हैं ये वाली, ये असल में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जी अल्फा बीटा है ये असल में फिर ईटा अल्फा बीटा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो पहली टर्म है आपके पास, जिसको मैं रेड से अंडरलाइन कर रहा हूँ, हम कह रहे हैं कि हम इस टर्म को मिन्काउस्की बनाना चाहते हैं। ये बात समझ में आई कि हम इस टर्म को मिन्काउस्की बनाना चाह रहे हैं, यानी कि हम असल में यहाँ पर ये लिखना चाह रहे हैं, यहाँ पर इस जी की जगह हम लोग लिखना चाह रहे हैं ईटा, कि ये आपको गिवन था, ये वाला जी गिवन है,
आपने उसके ऊपर कोई ट्रांसफॉर्मेशन की इनकी फॉर्म में और आपको मिन्काउस्की मैट्रिक मिल गया। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर हम शो कर सकते हैं। अच्छा, अब ये अब याद रखें कि हम यहाँ पर हम यहाँ पर कुछ भी मतलब कि प्रूफ नहीं कर रहे, हम सिर्फ बता रहे हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट यही है और हमारे पास कुछ कंट्रोलिंग फैक्टर्स मौजूद हैं। इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ इक्वेशंस मौजूद हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास कुछ फ्री फंक्शन मौजूद हैं। हम जैसे मर्जी उन फ्री फंक्शन को रख दें, हमारा मकसद सिर्फ ये कि उनको सेटिस्फाई करना है और हम उनको सेटिस्फाई कुछ भी रख के कर सकते हैं। सो अगर वो रखी जा सकती हैं, मतलब कि सारी की सारी इक्वेशंस को सारे के सारे फ्री फंक्शन से सेटिस्फाई किया जा सकता है, सो देन फिर आप कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक है ये मिन्काउस्की है। सो अगर हम किसी तरीके से ऐसा एक ऐसा सिस्टम बना दें कि ये चीज ट्रू हो जाए कि ये मैट्रिक मिन्काउस्की है, तो कम से कम फिर ये क्लेम हम कर सकते हैं कि जीरोथ ऑर्डर तक, तो बेसिकली ये जीरोथ ऑर्डर टर्म है, ये फर्स्ट ऑर्डर टर्म है, ये सेकंड ऑर्डर टर्म है। सो फिर हम ये क्लेम कर सकते हैं कि जीरोथ ऑर्डर तक पी का जो नेबरहुड है वो फ्लैट है, पी फ्लैट स्पेस टाइम में रहता है नेबरिंग नेबरिंग रीजन में। अच्छा, अब ये काम होगा कैसे, अब ये देखते हैं जरा। सो मैं दोबारा से मैट्रिक लिखता हूँ, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। ये आपने ना बड़े अब ध्यान से मेरे साथ साथ रहना है अगले कुछ 3 पॉइंट्स तक। पहली हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं ये चाह रहा हूं कि ईटा म्यू न्यू ये जो चीज है जीरो ऑर्डर टर्म, ये असल में ईटा के बराबर है। अब यहाँ पर आप देखें अब कि इसमें टोटल इंडिपेंडेंट इक्वेशंस कितनी है। पहले हम ये देखते हैं कि इसमें टोटल इक्वेशंस कितनी आ रही हैं। इसमें 16 इक्वेशंस मौजूद हैं। क्यों 16 इक्वेशंस मौजूद हैं? क्योंकि म्यू और न्यू दोनों की वैल्यू 0 1 2 3 ये चार चार वैल्यूज ले सकते हैं। तो अगर आप इनकी चार चार वैल्यूज के लिए इक्वेशन लिखेंगे आपको 16 इक्वेशंस मिलती हैं। अच्छा, लेकिन ईटा जो है वो सिमेट्रिक होता है। अगर ईटा सिमेट्रिक है तो फिर 1 2 2 3 3 1 ये सारे कंपोनेंट्स दो दो दफा आ रहे हैं। अगर ये दो दो दफा आ रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि 6 इक्वेशंस रिडंडेंट है आपके पास। वो 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 आपके पास एक्चुअल इक्वेशंस नहीं है, बल्कि असल में वो तो डिपेंड कर रही हैं दूसरी इक्वेशंस के ऊपर। सो उसमें आपके पास कुछ कंपोनेंट्स आ जाएंगे 1 2 2 3 3 1 और वहां से 0 1 0 2 0 3 वाले, ये आपके पास रिडंडेंट कंपोनेंट्स आएंगे। सो मैं अगर यहाँ पर मतलब एक दफा ऐसे लिखूं, सो सो लेट्स सपोज के ईटा 0 0 ईटा 0 1 ईटा 0 2 ईटा 0 3 ईटा 1 0 ईटा 2 0 ईटा 3 0 ईटा 1 1 ईटा 1 2 ईटा 1 3 ईटा 2 1 ईटा 2 2 ईटा 2 3 ईटा 3 1 ईटा 3 2। अब ये जो चार कंपोनेंट्स हैं ये तो इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। और अब या तो आप इन ग्रीन वाले कंपोनेंट्स में से, अब अगर ये मैट्रिक्स मैट्रिक है तो आप चाहे 0 1 0 2 0 3 लें या फिर आप 1 0 2 0 3 0 लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम केस इन ब्लू के साथ है, या तो आप ये तीनों कंसीडर कर लें या आप ये तीनों कंसीडर कर लें, डजंट मेक एनी डिफरेंस क्योंकि आपका मैट्रिक सिमेट्रिक है। सो असल में आपके पास यहाँ पर जो टोटल टर्म्स आ रही हैं वो आ रही हैं 4 + 3 + 3। असल टर्म यहाँ पर आपके पास 10 आ रही हैं, बाकी जो 6 हैं वो रिडंडेंट हैं। सो बेसिकली हम फिर यहाँ पर कह सकते हैं कि ईटा इज सिमेट्रिक, सो 6 इक्वेशंस आर रिडंडेंट। सो आपके पास 16 - 6 = 10 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस मौजूद हैं। अच्छा, अब असल में आपने इन 10 इक्वेशंस को किसी तरीके से लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। ये बात समझ में आई है?
जी सर। जी सर। अच्छा, अब आपने इनको कन्वर्ट करना है, लेकिन इनको कन्वर्ट करने के लिए आपके पास किस तरह की आज़ादी मौजूद है यहाँ पर? आप यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते कि आप बड़ी आसानी से लेफ्ट हैंड साइड चूज कर लें ये वाली, और देन इसको कहते हैं जी कि यहाँ से आप राइट हैंड साइड बना लें। आप ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि असल में लेफ्ट हैंड साइड तो हम बनाना चाह रहे हैं, हमें नहीं पता कि ये बननी है या नहीं बननी। हमें ये नहीं पता, ये अभी ऐसा नहीं कि ये कंफर्म है कि ये बनेगी। सो हमें नहीं पता ये बनेगी या नहीं बनेगी, सो लिहाजा हम लेफ्ट हैंड साइड चूज कर ही नहीं सकते। जहां तक ताल्लुक है राइट हैंड साइड का, वहां पर आपके पास तीन तरह के ऑप्शन, दो ऑप्शन आ रहे हैं। या तो आप ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ले लें, जे में से कोई भी ले लें, या फिर आप इसको ले लें, मैट्रिक को। मैट्रिक आप ले ही नहीं सकते, मतलब मैट्रिक के साथ आप कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक आपको गिवन है। कोई एक आर्बिट्री, कोई मैनीफोल्ड के ऊपर कोई एक आर्बिट्री मैट्रिक आपको दे दिया है, तो लिहाजा मैट्रिक तो जो है भाई वही रहना है। आप मैट्रिक के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, ना आप उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं कर सकते। अब आपके पास फ्रीडम सिर्फ ये है कि आप जे के साथ जो करना चाहते हैं करें, जो जे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स यहाँ पर रख सकते हैं रख दें। आपने किसी तरीके से इसको फ्लैट बनाना है। अब लेकिन हमें उसमें ये देखना पड़ेगा कि जे में कितनी पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं जिनके जरिए ये ऐसा किया जा सकता है। अगर जे में नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इन इंडिपेंडेंट इक्वेशन से कम हो, फिर आप नहीं कुछ कर सकते, फिर ये 100% फ्लैट नहीं बन सकता। लेकिन अगर जे के अंदर पॉसिबिलिटीज, या जिनको हम फ्री फंक्शंस कहते हैं, वो इन इंडिपेंडेंट इक्वेशन से ज्यादा हों, तो फिर आप इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर वो इक्वेशन रखें, यहाँ जो भी रखना चाहते हैं, जो मैट्रिक आपका चाहे जो मर्जी हो, वो फ्री फंक्शंस यहाँ पर एडजस्ट करके रख लें, आपको फ्लैट मैट्रिक मिल जाएगा। सो लेट्स सी कि जे में अब क्या मौजूद है। सो जे अल्फा म्यू बार एट सम पॉइंट पी, इसमें अल्फा। सर जी 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 सर मैं सोफिया बात कर रही हूँ। जी जी दरअसल मेरा मोबाइल गिर गया और वो टूट गया है, और 3 दिन का लॉकडाउन है, तो सर मैं होमवर्क कैसे सबमिट करवाऊँ? मुझे थोड़ा टाइम मिल सकता है प्लीज? हम इसको देख लेते हैं, इसका कोई ना कोई हल निकाल लेते हैं। ओके सर। अच्छा, सो जे में आपके पास अल्फा की भी 4 वैल्यूज हैं और म्यू की भी 4 वैल्यूज हैं। बेसिकली आप यहाँ पर जे के कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल लिख सकते हैं? 4/4 यानी कि 16। सो बेसिकली जे 16 फ्री फंक्शन मौजूद हैं आपके पास, यानी कि जे की कुछ 16 वैल्यूज ऐसी हैं जिनको आप इस्तेमाल करके इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सकते हैं। सो अब हमारे पास सिचुएशन कुछ ये बनी कि we can satisfy 10 independent equations by using 16 free functions। और आपको यहाँ पर 16 के 16 फ्री फंक्शंस भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास 10 इक्वेशन है, तो आपको सिर्फ 10 ही फंक्शंस चाहिए, 10 फ्री फंक्शंस चाहिए आप जिनके जरिए उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। सो इसका मतलब है कि हमारे पास एक्स्ट्रा फंक्शंस भी आ रहे हैं, और वो एक्स्ट्रा फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6 फ्री फंक्शंस अभी भी आपके पास बच गए हैं। अब ये फ्री फंक्शंस इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि असल में यही फ्री फंक्शंस तो आपकी रिलेटिविस्टिक चीजों को पॉसिबल बनाते हैं, यानी कि यही तो आपके असल में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहे होते हैं ये फ्री फंक्शंस, ये 6 फ्री फंक्शंस ही। ये नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो मैट्रिक है लेफ्ट हैंड साइड पे मिन्काउस्की है, और आपको पता है कि मिन्काउस्की मैट्रिक जो है वो ईटा, असल में अगर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आप करवा रहे हैं तो वो ईटा इनवेरिएंट रहता है। और अब ये नंबर 6 हमें ये बताता है कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन 6 तरह की ही होती हैं। अगर हम लोगों ने ये MT2 पढ़ी होती तो फिर मैं ये चीज वहां पर बता देता, लेकिन फिलहाल ये आप लोग ग्रिफिथ का लास्ट चैप्टर लाजमी देखिएगा, इलेक्ट्रोडायनामिक्स वाला।
आपके पास 6 तरह की लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। 3 तो यूजली हम लोग डिस्कस करते ही करते हैं, बूस्ट वगैरह, जो आपके पास पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव जी, सो मतलब एक्स वाई जी डायरेक्शन में जो जो आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस मूव कर रहे होते हैं, वो 3 तरह की लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हैं। और 3 लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन वो होती हैं जो रोटेशंस की वजह से आती हैं। सो बेसिकली 3 रोटेशंस प्लस 3 बूस्ट इज इक्वल टू 6 लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ये इसके इसके मैं आपको इसके लिए ना, ये आई होप कि आप लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स या रिलेटिविटी या ईएमटी करते वक्त ये चीज़ पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी तो मैं इसके लिए लिटरेचर आपको फॉरवर्ड करूंगा, वहां से इसको बूस्ट और रोटेशंस को देख लीजिएगा। तो बारली नंबर 6 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 6 जो रिमेनिंग फ्री फंक्शंस होते हैं यही असल में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो इसका मतलब ये है कि हम 10 इंडिपेंडेंट इक्वेशन को 16 फ्री फंक्शन से सेटिस्फाई कर सकते हैं, और फिर भी हमारे पास 6 फंक्शन बच जाते हैं, और वो 6 फंक्शन आपके पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन करवा देते हैं। सो विच मीन्स के लोकली जी म्यू न्यू ईटा म्यू न्यू के बराबर है। तो आपने अब तक साबित कर दिया कि लोकली जी म्यू न्यू एट पॉइंट पी इज इक्वल टू ईटा म्यू न्यू। सो जीरोथ ऑर्डर तक तो एटलीस्ट आपका आपका जो नेबरहुड है वो फ्लैट है। अब हमें ये देखना है कि अगले ऑर्डर्स पर क्या फर्क पड़ रहा है। अगले ऑर्डर्स में 2 इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं, एक इस मैट्रिक का फर्स्ट डेरिवेटिव और एक इस मैट्रिक का सेकंड डेरिवेटिव। वो डेफिनेटली जब आप इस टर्म पे जाएंगे तो वहां पर आपको सेकंड डेरिवेटिव मिलेगा। सो लेट्स सी के वहां पर हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। अब सेकंड रिक्वायरमेंट हमारी ये है, अब आपको इसको फ्लैट करना है और आपको पता है कि जीरोथ ऑर्डर तक ये फ्लैट आ रहा है सब बराबर। बस अब आप, और मिन्काउस्की का जो मैट्रिक है वो कांस्टेंट होता है, ये भी आपको पता है, -1 1 1 1 रहते हैं, तो लिहाजा उसके जो डेरिवेटिव्स आएंगे वो 0 आएंगे, क्योंकि वो एक कांस्टेंट मैट्रिक है, वो चेंज नहीं होता पॉइंट टू पॉइंट। सो लिहाजा आप उसको चाहे एक्स गामा के लिहाज से डिफरेंशिएट करें ना करें, उसने तो वही रहना है। सो लिहाजा उसके डेरिवेटिव सारे के सारे 0 आते हैं। सो चाहे उसका मैट्रिक का फर्स्ट डेरिवेटिव हो, सेकंड डेरिवेटिव हो, थर्ड हो, सब ने 0 आते हैं अगर आपका सिस्टम फ्लैट है। अब हमें यहाँ पर भी यही देखना है कि क्या इस टेलर एक्सपेंशन में मैट्रिक के फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव 0 आ रहे हैं। अगर 0 आ रहे हैं तो देन दैट्स परफेक्टली फाइन, नहीं आ रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई और चक्कर चल रहा है, और अगर असल में उसी चक्कर की वजह से हम लोग जनरल रिलेटिविटी को पढ़ रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो हम जीआर को ना पढ़ते। सो सेकंड पॉइंट क्या है आपके पास, सेकंड पॉइंट ये है कि हम चाहते हैं कि इस मैट्रिक का फर्स्ट डेरिवेटिव इस पॉइंट पी के नेबरहुड में 0 है। अब यहाँ पर हमें देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कितनी इंडिपेंडेंट इक्वेशंस मौजूद हैं। अल्फा बीटा म्यू तीनों में 4 इंडिसेस आ रही हैं। So basically 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 64 इक्वेशंस मौजूद हैं आपके पास। अ, ये नंबर ऑफ इक्वेशंस काउंट करना भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी। इसको इसको ये मैं कुछ क्वेश्चंस ऐड करूंगा इसके। अच्छा, अब लेकिन जी सिमेट्रिक है तो चाहे जी अल्फा बीटा करें चाहे बीटा अल्फा करें, डजंट मैटर। सो लिहाजा आपको मैट्रिक की सिर्फ 10 ही इंडिपेंडेंट इक्वेशंस मिलनी है। जी सिमेट्रिक, इसका मतलब ये हुआ कि 10 independent equations of g alpha beta and 4 independent values of mu। सारी बात है, म्यू 4 से ज्यादा वैल्यूज तो ले ही नहीं सकता। सो लिहाजा आपके पास टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी आ गई, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 40 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस।
इसका मतलब है कि इस फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ 40 इक्वेशंस हैं जो लिखी जा सकती हैं, और अब हमें किसी तरीके से उन 40 की 40 इक्वेशंस को ऐसे सेटिस्फाई करना है कि फ्लैट मैट्रिक बन जाए। अब ये देखें कि ये जी आ कहाँ पे रहा था, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है। अच्छा, अब मसला आपके पास ये है कि, और डेफिनेटली ये आपके पास यहाँ पर अगले सिस्टम्स में भी आना है। अब मसला ये है कि आप अगेन जी के साथ तो कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। आपको जो भी करना है, आपको वो सारे का सारा काम असल में यहाँ पर जाके करना है। मतलब आपने इस पूरे टर्म को जीरो करना है, इस पूरी ब्रैकेट को। ये चीज हमें पता है कि ये चीजें आप जेस जो है इनको आप बना सकते हैं। हमने पहले साबित किया है कि इन जेस को हम लोकली फ्लैट बना सकते हैं, ये हमने पहले पॉइंट में साबित कर दिया है। सो अब यहाँ पर मसला ये है कि ये जो ये वाली जे के ये वाला जो डेरिवेटिव आ रहा है, इस डेरिवेटिव का क्या किया जाए। सो इस जी में, इस पूरी टर्म के अंदर ये वाला जो जे है ये हमें पता है फ्लैट है, हम बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं। लेकिन ये जो जे के डेरिवेटिव्स आ रहे हैं इनका मसला है, इनको क्या किया जाए। क्योंकि इस ये टर्म, इसको तो आप जीरो सेट कर लें और ये फ्लैट हो जाए तो देन मसला कोई नहीं है, यहाँ पर भी कोई मसला नहीं है। लेकिन ये डेरिवेटिव्स अभी पड़े हुए हैं। अभी तक हमने इन डेरिवेटिव्स का नहीं सोच देखा कि क्या ये जेस के डेरिवेटिव्स जी को सेटिस्फाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो हमारे पास अब यहाँ पर अगेन जी को हम चेंज कर नहीं सकते, और हम जे के फर्स्ट डेरिवेटिव को पहले ही रेस्ट्रिक्ट कर चुके हैं। सो बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव से मुराद ये है कि ये जो जे है यहाँ पर, अगेन ये चीज याद रखें कि ये आपको हो सकता है आपको कंफ्यूजन अगेन पैदा हो रही हो कि यहाँ पर मैं क्यों फर्स्ट डेरिवेटिव कह रहा हूँ। ये जो चीज है ये दोबारा इसके बराबर है, और हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर चुके हैं यहाँ पर बात करते हुए। तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव के पहले से कंडीशन लगा दी कि फर्स्ट डेरिवेटिव की आपके पास 16 इंडिपेंडेंट फ्री फंक्शन मौजूद हैं। तो लिहाजा वो आप ऑलरेडी सेटिस्फाई कर चुके हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव की बात कर सकते हैं और किसी चीज की नहीं कर सकते हैं। तो जितनी भी फ्रीडम मौजूद है वो असल में सेकंड डेरिवेटिव में मौजूद है। क्लियर? ये काफी काफी कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं। सो आई हैव नो आइडिया कि आप लोग कुछ क्वेश्चंस भी नहीं कर रहे, तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि आपको कितना समझ आ रहा है कितना नहीं। अदरवाइज अगर समझ आ रहा है तो देन बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो आप लोग बहुत सफर करने वाले हैं अगले लेक्चर्स में और अगले पूरे कोर्स में। आप इसलिए मेक श्योर कि इनको हवा में ना उड़ाएं, ये चीजें आपको समझ भी आ रही हूँ जो मैं बातें कर रहा हूँ, क्योंकि सर आपका ये जो आपने नंबर ऑफ हम्म सर ये जो नंबर ऑफ इक्वेशंस कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वो समझ नहीं आ रहा कैसे किया आपने। देखें, अगर आपके पास कोई नंबर ये लिखा हुआ है ईटा अल्फा बीटा लिखा हुआ है, इसके कितने नंबर ऑफ फ्री फंक्शंस हो सकते हैं? इसके 16 सर। 16। क्यों 16 हो सकते हैं? सर अल्फा के लिए भी 0 1 2 3, एग्जैक्टली और बीटा के बीटा लिए। के लिए भी 0 1 2 3, तो चार चार कॉम्बिनेशन आ रहे हैं उनके। तो बेसिकली चार कॉम्बिनेशन इसके, चार कॉम्बिनेशन इसके, टोटल कॉम्बिनेशन 16 बन गए। लेकिन जी उनमें से सर। हमने देखा था कि जो सिर्फ 10 ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट है और बाकी जो 6 हैं वो तो डिपेंडेंट हैं। मतलब अगर जी आपने सर। ईटा 1 2 निकाले तो आप ईटा 2 1 भी निकाल लेंगे। लिहाजा वो तो दो डबल डुप्लीकेशन होगी। तो लिहाजा हमने उसमें से 6 फंक्शन निकाल दिए जो रिडंडेंट थे, और पीछे बच के जी 10 सर। ठीक है। जी सर। जी सर। और सर अगर ये सिमेट्रिक ना हो तो फिर हमने सबको लेना। हाँ, फिर सबको लेना फिर पड़ेगा। 16, एग्जैक्टली फिर हाँ, फिर 16 ही होंगे। फिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप फिर रिडक्टेंट 0 हो जाएगा। जी। फिर ये जो रिडक्टेंट है ये 0 हो जाएगा। हाँ, फिर कोई रिडंडेंसी इक्वेशन। नहीं होगी इसमें। लेकिन ठीक है हमारी सर। लेकिन हमने शुरू में बात की थी कि आपका जो मैट्रिक है वो रिक्वायर्ड ही हम ये करते हैं कि उस मैट्रिक को, आपका मैट्रिक एंटाई सिमेट्रिक नहीं हो सकता। मतलब उसमें एंटाई सिमेट्रिक कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं लेकिन वो एग्जैक्टली जीरो होते हैं। ठीक है सर। सो यहाँ पर हम जो भी मैट्रिक की बात कर रहे हैं वो असल में सिमेट्रिक ही है ठीक है जनरल सर। रिलेटिविटी में। जी सर।
लेकिन अगर आप कोई जनरल 0-2 टेंसर ले रहे हैं या 2-0 टेंसर ले रहे हैं तो वो सिमेट्रिक लाजमी नहीं कि वो इसकी एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ये है कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो टेंसर है जिसको हम एफ म्यू न्यू कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर, वो एंटी सिमेट्रिक होता है क्योंकि वो मैट्रिक टेंसर नहीं है। सो जो भी मैट्रिक टेंसर्स होते हैं उनके लिए जरूरी है कि वो सिमेट्रिक हो। ठीक है सर। ओके, सो यहाँ अच्छा ये वाली बात अब क्लियर होगी थी कि कैसे 64 इक्वेशंस बनी और मैंने वहां से 40 निकाल ली। जी सर। और अब ये भी क्लियर हो गया कि मेरे पास यहाँ पर फ्रीडम सिर्फ और सिर्फ इस जे के सेकंड डेरिवेटिव में है और बाकी किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव को मैं पहले ही यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर चुका हूँ। जी सर। हो गया ऑलरेडी। जी सर। अच्छा, तो अब मैंने अब ये कहा है कि मेरे पास जो फ्रीडम है वो सिर्फ जे के मतलब इन सेकंड डेरिवेटिव्स में मौजूद है। इसके अलावा कोई फ्रीडम नहीं मेरे पास। अच्छा, अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट इक्वेशंस कितनी आ रही हैं पहले हम ये देख लेते हैं। लिखवा सकता है कोई मुझे? जी, कितनी आ रही हैं? अल्फा के लिए 4 हैं, गामा के लिए 4 हैं, लैम्डा के लिए 4 है, तो 64 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस आ रही हैं। ये मैट्रिक तो है नहीं कि इसमें चलिए मैं ऐसा करते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक फिलहाल बात करते हैं, फिलहाल सिर्फ कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। सो 60 ऐसा, बल्कि एक काम करते हैं, इक्वेशंस नहीं इसको कहना चाहिए, सॉरी, मैं इसको हम 64 फंक्शंस कहते हैं। लेकिन अब आप मुझे यहाँ पर ये बात बताएं कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं या मैं इसको ऐसे लिखूं, इसी इक्वेशन को, तो फर्क पड़ेगा? जी, नो सर। क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव्स कम्यूट करते हैं। पार्शियल जी सर। डेरिवेटिव्स के ऑर्डर चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता। नहीं ठीक है, पता म्यूट। सो यहाँ पर आप जी देखें सर। ये दोनों बेसिकली ये जो कॉम्बिनेशन है पार्शियल एक्स गामा बार, पार्शियल एक्स लैम्डा बार और पार्शियल एक्स लैम्डा बार, पार्शियल एक्स गामा बार, ये असल में आपको टोटल कितने फंक्शन दे रहा है? 16 फंक्शंस। जी सर। इसमें से क्योंकि अब ये सिमेट्रिक हो गया ये भी, तो कितने फंक्शन रिडंडेंट होंगे? 6। 6। सो आपको टोटल कितने फ्री फंक्शन मिले? 10। 10 मिल जाएंगे। तो यानी कि इनके सिर्फ 10 कॉम्बिनेशन इस अल्फा के इन 4 कॉम्बिनेशन के साथ मल्टीप्लाई होंगे, ऐसे ही है। जी। जी सर। ओके, सो आपके पास यहाँ पर अब टोटल फ्री फंक्शंस कितने आ गए? 10 मल्टीप्लाई बाय 4, 40 फ्री फंक्शंस। ये 10 कहाँ से आ रहे हैं? पार्शियल डेरिवेटिव से। तो मैं ऐसे लिखता हूँ गामा बार लैम्डा बार से, और ये 4 कहाँ से आ रहा है? अल्फा से। ठीक है। जी सर। अच्छा, और आपने पीछे कितनी फ्री इंडिपेंडेंट इक्वेशंस निकाली थी जी में, जी के फर्स्ट डेरिवेटिव में? सर 10। नहीं, आपके सामने लिखी हुई है 4 है सर। जी के फर्स्ट डेरिवेटिव में। नहीं 40। 40 फ्री इक्वेशंस हैं जी के फर्स्ट मैट्रिक के जी फर्स्ट सर डेरिवेटिव। 40। और कितने फ्री फंक्शंस निकालने हैं आपने? कितनी फ्रीडम मौजूद है आपके पास? 40।
40। 40 ही है। इसका मतलब है कि आप 40 इक्वेशंस को 40 फंक्शंस के जरिए सेटिस्फाई कर सकते हैं, कर सकते हैं। जी सर। अच्छा ठीक है, इसका मतलब है कि आप इस चीज को 0 के बराबर सेट जी कर सर। सकते हैं सेकंड पॉइंट को। यानी कि आप जे का कोई भी जे का एक कॉम्बिनेशन ऐसा लाजमी होगा जो आप यहाँ पर इंसर्ट करें और ये पूरी टर्म 0 हो जाए आपके पास। ये 0 करने का मतलब क्या है, दोबारा से सोचें। 0 करने का मतलब ये है कि आपको पता है कि फ्लैट स्पेस टाइम में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के जितने भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स होते हैं वो 0 होते हैं। तो अगर ये फ्लैट मैट्रिक है तो इसके जितने भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, सिर्फ 0th ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, बाकी सारे डेरिवेटिव इसके 0 होने चाहिए अगर ये फ्लैट मैट्रिक है। सोचूं कि आप इन 40 इक्वेशंस को इन ऐसे 40 फ्री फंक्शंस के जरिए सेटिस्फाई कर सकते हैं, मतलब ऐसे फंक्शंस वहां पर इंसर्ट कर सकते हैं, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन वहां पर रख सकते हैं जिससे ये डेरिवेटिव ऑटोमेटिकली 0 हो जाए। इसका मतलब है कि आपने सेकंड पॉइंट अचीव कर लिया, आपने शो कर दिया कि उस नेबरहुड में जो मैट्रिक का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो 0 के बराबर है। आपके पास पॉसिबिलिटी है ऐसा करने की। अब वो फंक्शन असल में अब असल में एक कंफ्यूजन आप शायद आपके ज़हन में ये चल रही हो कि वो फंक्शन कैसे सेटिस्फाई करेंगे या फंक्शन निकालेंगे कैसे। वो आप एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन चूज करते हैं और उस कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए आप साबित करते हैं कि अच्छा भाई ये 0 हो गया है। तो यहाँ पर आपको एक फ्रीडम मिल रही है कि आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपने बस ऐसे 40 फ्री फंक्शंस चूज करने हैं जिनके जरिए आप इन 40 इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। जो मर्जी चूज करें, डजंट मैटर। क्लियर, समझ में आई बात? जी जी सर। हाँ जी। सर एक दफा रिपीट कर दें इसको। देखें, आपने पहली वाली बात क्लियर है कि मिन्कॉस्की मैट्रिक के सिर्फ 0th ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, बाकी सारे डेरिवेटिव 0 होते हैं, ये बात सब क्लियर है। जी सर ये क्लियर है। यहाँ पर आपने इस चीज को 0 करना है, यानी कि आप ये चाहते हैं कि जो पूरी टर्म मैंने यहाँ पर लिखी है ये 0 हो जाए। ये 0 तब होगी, ये वाली टर्म तो आपने कह दिया कि ये मिन्कॉस्की है, ये जो फर्स्ट ऑर्डर टर्म है। यानी कि उसके लिए आपने ये कहा है ना कि अगर मैं यहाँ पर, हमने ये कहा है कि अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे फ्री फंक्शंस रखूं जे के, तो जे की कुछ ऐसी वैल्यूज रखूं जो इन पूरी टर्म्स को 0 कर दें, तो इसका मतलब है कि ये पूरा फंक्शन वैनिश हो गया, ये पूरी ब्रैकेट्स वाली टर्म। जी सर। उसमें आपने ये देखा था कि जी के अंदर कितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन मुमकिन है, तो जी के अंदर कितनी इक्वेशंस आ रही हैं जिनको आपने सेटिस्फाई करना है। आपने ये देखा कि जी के अंदर कितनी इक्वेशंस हैं, 40। ये बिल्कुल ऐसे ही है, ये देखें, इसको इसको इस मिसाल से देखें। ये फर्ज करें कि आपका मैट्रिक ये है x² -1 = 0। ये मैट्रिक है, ये जी है। आप इसको सेटिस्फाई करने के लिए x की कितनी वैल्यूज यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं कि इसका आंसर 0 आए? दो रख सकते हैं, चाहे +-1 सर जो दो मर्जी, वैल्यूज। जो +-1 में से जो मर्जी रखें इक्वेशन 0 हो जाएगी? नहीं होगी। सर हो जाएगी। तो दो बेसिकली आपके वैल्यूज पास पे। दो फ्री फंक्शंस थे, इन दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई किए, दो इक्वेशंस हैं यहाँ पर। जी सर। आपके पास दो फ्री फंक्शंस थे जो आपने यहाँ, आप कुछ भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको 0 करने के लिए +-1 रखा है। ठीक है, तो आपके पास आपने जी बेसिकली सर। दो सर फ्री ऐसे ही फिर फंक्शंस के वो। जरिए इन दो इंडिपेंडेंट इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है। जी सर आगे समझ, फिर ऐसे 40 इक्वेशंस है और 40 फंक्शंस है, फिर हाँ जी, 0 हो जाएगा। एग्जैक्टली। ठीक है सर। अब डेफिनेटली ये वाला जो 40 इक्वेशंस और 40 फंक्शन, इतने सिंपल इक्वेशंस और फंक्शंस नहीं है। ये तो मैंने सिर्फ एक आइडिया देने के लिए कहा है कि सेटिस्फाई करने का मतलब ये है लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, लेकिन वो डेफिनेटली फंक्शंस कैलकुलेट कैसे करने हैं, वो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, वो एक अलग टास्क है। वो जब वक्त के साथ साथ हम सीखेंगे।
ठीक है यहाँ तक बात? जी सर। अच्छा, अब यहाँ पर बस आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो हम नहीं कह रहे कि 40 इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए 40 फ्री फंक्शंस हैं। यहाँ पर बड़ी ही एक मजेदार बात यह है कि ऐसा करने का सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ एक तरीका ऐसा है जिसके जरिए आप 40 फ्री फंक्शंस से 40 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सकते हैं। So it's a very unique way to show that first derivative of metric is 0। सिर्फ एक तरीका ऐसा शो करने का और कोई तरीका नहीं है। तो ये एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी एक यूनिक किस्म की मैथमेटिक्स है। फिर बहरहाल हमें पता, अब वो तरीका क्या है वो हम नहीं देख रहे, वो किसी और वक्त देखेंगे, लेकिन बहरहाल हमें पता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, ये हमें पता लग गया है। अब आ जाए भाई इधर इस थर्ड ऑर्डर टर्म पे। हमने तब तक ये काम करते जाना है जब तक इसका मैट्रिक के कोई डेरिवेटिव नॉन जीरो ना हो जाए। जहां पर नॉन जीरो हो जाएंगे फिर हम कहेंगे अगले सारे डेरिवेटिव भी अब नॉन जीरो होंगे। तो इसलिए इस फर्स्ट ऑर्डर तक तो कोई मसला नहीं, और सेकंड ऑर्डर भी चेक कर लेते हैं। अब इस ब्रैकेट में आने वाली टर्म्स जो आ रही होंगी, इसमें आपके पास मैट्रिक का कोई सेकंड डेरिवेटिव आ रहा होगा और जे का थर्ड डेरिवेटिव आ रहा होगा। तो चलें देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन बन रही है। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि पार्शियल स्क्वायर जी अल्फा बीटा पार्शियल एक्स म्यू पार्शियल एक्स लैम्डा एट पॉइंट पी ये भी 0। अब हम देखते हैं कि ये 0 होता है या नहीं होता। अब मैं थोड़ा सा ज़रा, क्योंकि हम पहले बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, तो लिहाजा अल्फा और बीटा के लिए कितनी इक्वेशंस हैं इंडिपेंडेंट? 10। म्यू बार और लैम्डा बार के लिए कितनी इंडिपेंडेंट इक्वेशंस है? 10। तो आपके पास टोटल इंडिपेंडेंट इक्वेशंस आ रही हैं 100। इसका मतलब है कि अब हमें 100 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना है, और अगेन इनको सेटिस्फाई करने के लिए फ्रीडम हमारे पास जे में मौजूद है। फ्रीडम इज इन और ये असल में जे का, ये बेसिकली कोऑर्डिनेट्स का थर्ड डेरिवेटिव बन रहा है। वो कैसे? पार्शियल 3x अल्फा, क्योंकि जे की वैल्यू भी अभी अपने लिखनी थी यहाँ पर। अब हम यहाँ से निकालते हैं फ्री फंक्शंस कितने आ रहे हैं। आपको ये पता है कि गामा बार लैम्डा बार म्यू बार सारे के सारे सिमेट्रिक हैं। अब इस चीज पे जरा सा खुद सोचें, अगर ये सारे के सारे सिमेट्रिक हैं तो आपके पास टोटल फ्री फंक्शंस आ रहे हैं इंडी 20, आपके पास 20 फ्री फंक्शंस आ रहे हैं। तो बेसिकली आपको 20 फ्री फंक्शंस दे रहे हैं। थोड़ा सा इस चीज पे सोचें खुद के, कैसे 20 फ्री फंक्शंस दे रहे हैं। बहुत आसान चीज है, दो दफा सिमेट्रिक है, डबल सिमेट्रिक है, लैम्डा गामा में भी है और गामा म्यू में भी है। तो बहरहाल तो यहाँ से आपको मिल रहे हैं 20 फ्री फंक्शंस और अल्फा की 4 फ्री वैल्यूज हैं। सो टोटल कितना हो गया आपके पास? 4 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 80 फ्री फंक्शन। सो यहाँ पर अब इंडिपेंडेंट इक्वेशंस कितनी है इस केस में? only 80 free functions to satisfy 100 independent equations। क्या आप 80 फ्री फंक्शंस के जरिए 100 इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सकते हैं?
जी, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आपके, सो लेट्स सपोज कि एक शख्स ने अपना नाम लिखना, ये एक बड़ी ही एक नॉन साइंटिफिक एग्जांपल है, लेकिन बहरहाल अब मैं ये कहता हूँ कि आपने से क्लास, आपने लेट्स सपोज आपने फिजिक्स लिखना है, तो आपने फिजिक्स के स्पेलिंग लिखने हैं। आपको यहाँ पर 6 खाली जगह दे दी गई हैं, 7 खाली जगह दे दी हैं, और इन 7 जगहों को फिल करने के लिए मैंने आपको सिर्फ ये लेटर दिए हैं, PHSIC। मैंने आपको सिर्फ ये 5 लेटर दिए हैं, 5 फ्री फंक्शन दिए, और मैं कहता हूँ कि इन 5 फ्री फंक्शंस को यहाँ पर पुट करके फिजिक्स बनाएं। क्या आप बना सकते हैं? नो सर। So, सिमिलरली आप 80 फ्री फंक्शंस के जरिए 100 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। आप मैक्सिमम कितनी जी सर। इक्वेशंस को यहाँ पर सेटिस्फाई कर सकते हैं? सर 80। 80 को ही सर। 80 को। अच्छा, हम 80 को जी सेटिस्फाई कर सकते हैं, यानी कि अभी 20 इक्वेशंस हमारे पास बच जाएंगी। रिक्वायर्ड है। हाँ, जी यानी सर। कि आप 20 इक्वेशंस ऐसी हैं जो अभी भी नॉन जीरो हैं। जी सर। और क्या हमारे पास उन 20 इक्वेशन को जीरो करने के लिए किसी और जगह पर कोई फ्रीडम मौजूद है, कि कोई और ऐसी चीज है जिसके साथ हम छेड़खानी कर सकें? सेकंड डेरिवेटिव के अंदर सर ये। लेकिन उस सेकंड डेरिवेटिव तो हम ऑलरेडी रेस्ट्रिक्ट कर चुके हैं, उसको हम दोबारा नहीं छेड़ सकते, वो हमने यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर लिया था। जी सर। इसलिए अब हम उसको दोबारा, उनकी वैल्यूज आपने एक दफा फिक्स कर दी है ना, जी सर। अब दोबारा तो उनको नहीं छेड़ सकते। अगर उनको छेड़ेंगे तो फिर पिछले वाली टर्म के अंदर मसला आ जाएगा। तो अगर आप जी उनको यहाँ पर छेड़ते हैं तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे? जी सर। इसी तरह अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव को छेड़ते हैं तो फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे? फिर वो 80 डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ, तो जारी बात है, आप अब नहीं कुछ कर अब, और ये तो वैसे ही कॉफिशिएंट है, इनको तो करने का कोई फायदा ही नहीं है। ये तो जो मर्जी रखें, ये सर तो आप कुछ नहीं कर ब्रैकेट सकते। वाले में, अगर ब्रैकेट में जीरो हो गया तो ये ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएंगे। जी सर। और ये खुद सारे के सारे जीरो हो नहीं सकते, क्योंकि डेफिनेटली अगर ये सारे के सारे जीरो हो गए हैं तो फिर तो आपके पास हर चीज ही जीरो है, फिर तो ये पूरा मैट्रिक ही जीरो हो गया, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स ही जीरो हो गए हैं। जी सर। सो आपके पास यहाँ पर और कोई फ्रीडम मौजूद नहीं है। जितने भी आपको आज़ादी मिली थी वो सारी की सारी हम इस्तेमाल कर चुके हैं। अब हम और कुछ नहीं कर सकते। अब बस वो 20 इक्वेशंस बच गई हैं, और अब हमने हाथ जी खड़े सर। कर दिए हैं। अब हमारे सामने फिर एक सवाल बस आ गया है कि क्या हम वाकई ही इस चीज को जीरो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैं इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। क्या लगता है आपको, क्या ये चीज फिर वाकई सेटिस्फाई हो सकती है? सर नहीं हो सकती। जी, सर नहीं होगी। हेलो। सर नहीं हो सकती इस तरह तो। हाँ, तो बोला करे ना, मैं इतनी दफा आपसे पूछ रहा होता हूँ, आप लोग सारे खामोश रहते हैं। अगर ऐसे खामोश ही रहने तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके सर भेज मैं दिया करूंगा। नहीं सर सर। मैं बोल रही हूँ, आवाज नहीं आ रही थी। तो बेसिकली आप इनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ये 20 जी सर। इक्वेशंस बच गई हैं। अभी हम उससे पहले कि हम इन 20 इक्वेशंस की बात करें, मैं फिलहाल सिंबॉलिकली अभी आपको ये बताता हूँ कि हमने अब तक फिर क्या चीजें सेटिस्फाई की हैं। सिंबॉलिकली इन जनरल हम लोगों ने ये कहा है कि भाई जी जो है वो ईटा के बराबर हो सकता है। जी का फर्स्ट डेरिवेटिव आप जीरो कर सकते हैं, लेकिन जी का सेकंड डेरिवेटिव आप जीरो नहीं कर सकते। जब सेकंड डेरिवेटिव जीरो नहीं है तो फिर अगला कोई भी डेरिवेटिव आप जीरो नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें सिर्फ, इसलिए मैं शुरू में बात कर रहा था कि हम सिर्फ सेकंड ऑर्डर तक ही देखते हैं, उसके आगे हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको दोबारा से ये बात कंफर्म हो तो फिर आपको पता होगा कि मिन्काउस्की मैट्रिक में जितने भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स होते हैं वो सारे के सारे जीरो होते हैं। सो ईटा एग्जिस्ट करता है, ईटा नॉन जीरो होता है, लेकिन पार्शियल ईटा, पार्शियल स्क्वायर ईटा, पार्शियल क्यूब ईटा, पार्शियल एन ईटा सारे के सारे जीरो होते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन यहां पर आगे हम ये कह रहे हैं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से आगे कुछ भी जीरो, सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव से आगे कुछ भी जीरो नहीं है। तो लिहाजा
मैं दोबारा से इसको समराइज करता हूँ। किसी भी पॉइंट पी पर मिन्काउस्की मैट्रिक के सारे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो हैं, और यहाँ पर आप बात कर रहे हैं आप किसी फ्लैट स्पेस टाइम में। जब मिन्काउस्की मैट्रिक होता है तो इसका मतलब है आपके पास स्पेस टाइम फ्लैट है। लेकिन किसी आर्बिट्रेरी मैनिफोल्ड में हम उस पॉइंट पी के नेबरहुड को मिन्काउस्की बना सकते हैं और उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो कर सकते हैं। ये बात हमने साबित की है। बट इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, उसका सेकंड डेरिवेटिव अभी भी नॉन जीरो है। सो ओनली टू सम एक्सटेंट हम उसको लोकली इनर्शियल बना सकते हैं, लेकिन उसको 100% इनर्शियल नहीं बना सकते, क्योंकि कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जहां पर उसका सेकंड डेरिवेटिव नॉन जीरो आ रहा होगा, क्योंकि आपके पास 20 इक्वेशंस बच गई हैं और वो 20 इक्वेशन मुख्तलिफ पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रही होंगी मुख्तलिफ पॉइंट्स के लिए। सो अब ये जो 20 इक्वेशंस हैं, ये इनको हम 20 सेकंड डेरिवेटिव्स कह रहे हैं मैट्रिक के। इनको आप किसी सूरत में जीरो नहीं कर सकते हैं। ये इनको मैं 20 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का नाम भी दे देता हूँ। चले इसको हम, ये जो बेसिकली 20 इक्वेशंस है, ये हमारा बड़ा ही अब सिर खाएंगे अगले लेक्चर्स में। सो दीज 20 इक्वेशंस और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जो भी आप कहना चाहें, remain in partial square g and these measure curvature। ये सेकंड डेरिवेटिव्स हैं जो हमें बताते हैं कि स्पेस टाइम में कर्वेचर मौजूद होता है। ये कर्वेचर क्या है ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन उस जो चीज हमने पढ़ी हुई वहां पर इन 20 डेरिवेटिव्स को कैसे रिलेट कर सकते हैं। आपको याद होगा हमने इक्विवेलेंस प्रिंसिपल पढ़ते वक्त ये देखा था कि कुछ ना कुछ टाइडल इफेक्ट्स हर सूरत में मौजूद रहते हैं। याद है ये बात? जी सर। वो टाइडल इफेक्ट्स असल में ग्रेविटी को शो कर रहे होते हैं कि वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद है, जिसके जरिए हम ग्रेविटी को फील करते हैं। ये भी याद है बात? जी सर। So basically these 20 derivatives are the measure of that tidal effect। ये बेसिकली 20 डेरिवेटिव्स उस टाइडल इफेक्ट की मेजरमेंट है, उसको मेजर कर रहे हैं, ये बता रहे हैं। ये 20 डेरिवेटिव नॉन जीरो होने का मतलब है कि वो जो टाइडल इफेक्ट्स वाली बात आइंस्टाइन ने की थी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल में, वो बिल्कुल ठीक है। अब हम फिर आगे ये साबित करेंगे कि वो जो टाइडल इफेक्ट्स हैं या ये 20 डेरिवेटिव्स हैं, ये इनका इफेक्ट असल में कर्वेचर पैदा करता है, या जो स्पेस टाइम के अंदर कर्वेचर मौजूद है, ये नहीं कहना चाहिए कि इनका इफेक्ट कर्वेचर पैदा करता है, ये बात थोड़ी सी गलत है। हम ये कहेंगे कि ये जो 20 डेरिवेटिव्स हैं ये उस कर्वेचर को मेजर कर सकते हैं, इनके जरिए हम उस स्पेस टाइम में आने वाले उस कर्वेचर को मेजर कर सकते हैं, इनके जरिए हम उस टाइडल इफेक्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है सर। सो बेसिक इसका मतलब है वो जो 80 थे वो फ्लैट के लिए हो गए। हाँ, आप कह सकते हैं कि चलें वो 80 फ्लैट के लिए हो गया, आपने उन 80 को फ्लैट बना दिया। ठीक है सर। मतलब वो 20 असल में कहने का मतलब ये है कि आप उन 80s को इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं कि वो मिन्काउस्की मैट्रिक बन जाएंगे, लेकिन ये 20 नहीं बन सकते अनलेस कि आपका सिस्टम ही सारा फ्लैट है। फिर तो बात ही क्या हो रहा है ना, अगर तो आपका सिस्टम ही फ्लैट है फिर तो डेफिनेटली सब कुछ ही फ्लैट है और फिर तो सारे डेरिवेटिव जीरो हैं। लेकिन अगर कोई आर्बिट्रेरी मैनिफोल्ड है फिर वो 20 किसी सूरत आप जीरो नहीं कर सकते। क्लियर? हाँ जी, क्लियर। जी सर। चले ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग जरा ऑफ करने लगा हूँ, तो अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो फिर मेरे से पूछ लें इसके बाद।